हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो हमारा चल रहा है उसकी ये थर्ड क्लास है। यदि आपने अभी तक लास्ट टू क्लास जिसमें मैंने फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड्स और सेक्शन टू डेफिनेशन क्लॉज बता दिया था, आपने यदि वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट पे एक मैंने इंडियन लिमिटेशन एक्ट के नेम से क्या बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये जो क्लास है थर्ड क्लास है। आज जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे सेक्शन थ्री, सेक्शन फोर एंड सेक्शन फाइव। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन थ्री, सेक्शन फोर एंड सेक्शन फाइव। जो सेक्शन थ्री है ये ही क्या है, बेस है। ये पूरे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का क्या है, बेस है। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एवरी सूट इंस्टीट्यूट, कि भाई कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड। देखिए, आप तीन वर्ड्स याद रखेंगे। यहाँ लिखा है सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, अपील को प्रेफर किया जाता है और एप्लीकेशन को मेक किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि यदि आपका सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, अपील प्रेफर हुई है या एप्लीकेशन मेड की गई है आफ्टर प्रेस्क्राइब टाइम। प्रेस्क्राइब टाइम की आपको डेफिनेशन पता है, ये कौन सा होता है, जो शेड्यूल में टाइम पीरियड दिया गया है। उसके बाद यदि ये सूट इंस्टीट्यूट अपील प्रेफर्ड और एप्लीकेशन लगाई गई है तो वो डिसमिस हो जाएगी। ये हम पढ़ के आते हैं। तो इस सेंटेंस को क्या करो, एलाबरेट करो। सेंटेंस का जो आंसर देता है वो देता है सेक्शन थ्री। ठीक है, सेक्शन थ्री स्पेसिफिकली बेस बताता है बार ऑफ लिमिटेशन। क्या बोल रहा है, आ जाइए पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन 6 to 24। आप ये लिखेंगे सेक्शन 6 to 24। कोई भी सूट यदि इंस्टीट्यूट किया जाता है, अपील प्रेफर की जाती है या एप्लीकेशन लगाई जाती है, आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो क्या हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। फिर सेकेंड लाइन क्या लिखी हुई है सेक्शन में, ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस। इंडियन लिमिटेशन एक्ट की लैंग्वेज क्या है, थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, थोड़े से इसमें डिप्लोमेटिक शब्द दिए गए हैं, थोड़ा सा वर्ड जो सेंटेंस फ्रेमिंग है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया गया, लेकिन हम इसे सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस, कि मान लीजिए कि यदि डिफेंडेंट ने कहा भी नहीं है कि यार ये जो सूट लगाया गया है, जज साहब ये सूट लगाया गया जो गया है वो लिमिटेशन से बाहर होना चाहिए, ये डिफेंडेंट ने कहा भी नहीं है, तो भी क्या होगा, ये जो प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद में चीजें लगाई गई है वो क्या होगा, डिसमिस हो जाएगी। यही लिखा है, पढ़िए। दैट इज even defendant does not argue that suit is barred by limitation, it is the duty of the court to take notice of this provision। किसकी ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है कि पहले क्या कर ले, चेक कर ले कि ये जो सूट है वो लिमिटेशन से बाहर होता है या नहीं होता है। फिर थर्ड जो लिखा है वो लिखा है प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज, कि किसी भी स्टेज पर ये क्वेश्चन या ये बोला जा सकता है, ये प्ली ली जा सकती है कि ये तो लिमिटेशन से बाहर है। समझ में आ गया होगा आपको। हम देखेंगे कि कहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। कई चीजें हम पढ़ते हैं, सूट पढ़ते हैं, क्रॉस सूट पढ़ते हैं, क्रॉस सूट में सेट ऑफ पढ़ते हैं, सेट ऑफ के बाद में काउंटर क्लेम पढ़ते हैं, कभी कभी हमें एप्लीकेशंस भी लगानी पड़ती है हाई कोर्ट में, तो उसका टाइम पीरियड होगा क्या, तो ये लिखा है इसके सबसेक्शन टू में। देखिए क्या लिखा हुआ है, सूट इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सूट जब इंस्टीट्यूट वाली सिचुएशन है, तो जैसे नॉर्मल केस क्या होता है, ऑर्डिनरी केस। ऑर्डिनरी केस मींस अदर देन प्रॉपर। ठीक है, तो सूट जब प्रॉपर ऑफिसर को, कोर्ट में क्या होता है, एक प्रॉपर ऑफिसर होता है। ठीक है, जब प्लेन प्रॉपर ऑफिसर को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो मान लिया जाता है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। ठीक है, आप क्या मान लेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। और पॉपर के केस में आपको पता है, पॉपर के केस में क्या होता है, पॉपर के केस में पॉपर डायरेक्ट प्लेंट नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है कि सर मैं क्या हूं, एक पॉपर हूं, आप प्लीज मुझे जो ये जो प्लेंट की फीस वगैरह होती है मैं ये नहीं पे कर सकता, मेरे पास में इतनी सफिशियंट प्रॉपर्टी नहीं है, आप प्लीज एज अ पॉपर प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिए। फिर जब वो एप्लीकेशन क्या हो जाती है, अलाउ हो जाती है, तो क्या होता है,
जो एप्लीकेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है अब प्लेन में। अब कैसे निपटारा होगा इस प्लेन का, जैसे नॉर्मल सूट का निपटारा होता है ना, वैसे इस एप्लीकेशन का क्या होगा, निपटारा होगा। तो क्या बोला गया कि पॉपर की केस में क्या माना जाएगा, सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा जिस दिन इसने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में लीव टू सू एज पॉपर। समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट सिचुएशन में ऑर्डिनरी केस में तो क्या है, ऑर्डिनरी केस में जब प्लेन प्रस्तुत किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के पास में, एंड पॉपर की सिचुएशन में जब एप्लीकेशन लगाई जाती है टू स्यू एज अ पॉपर। अब थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं। देखिए, थर्ड सिचुएशन देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब कंपनी क्या होती है, जब कंपनी बाउंड अप होती है, मतलब जब कंपनी को बंद कर दिया जाता है, बंद नहीं बोलेंगे, वाउंड अप एक ऐसी सिचुएशन में आ गई कंपनी की इसका वाउंड अप होना जरूरी है, तो क्या होता है, उसके लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर क्यों अपॉइंट होता है कि अब क्या होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उनका तो रोल खत्म हो जाता है। लिक्विडेटर ही क्या करता है, लिक्विडेटर सारी असेट्स को सोल्ड आउट करना है, या कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, कितना डेटर्स से रिसीव करना है, कितनी लाइबिलिटीज बची है, इन सब का जो मतलब कारोबार बोल सकते हैं ना, कि जो सारी चीजें वो किसके पास में आ जाती है, लिक्विडेटर के पास में आ जाती है। अब लिक्विडेटर को मान लीजिए पारुल है, पारुल को इस कंपनी से 100 रुपए लेने हैं। पहले पारुल किसको भेजती, इस कंपनी के अकाउंट्स में भेजती थी कि भाई ये मुझे 100 रुपए दो। अब क्या हुआ, इसका जो दामोदार है वो जो भी होता है वो किसके पास में आ गया है, वो लिक्विडेटर के पास में आ गया है। अब ये पारुल 100 रुपीज का क्लेम किसके पास में भेजेगी, लिक्विडेटर के पास में भेजेगी। तो पारुल का सूट कब इंस्टीट्यूट माना गया, पारुल का सूट उस कंपनी के अगेंस्ट तब इंस्टीट्यूट माना गया जब पारुल ने क्या करा, सबसे पहले उस क्लेम को ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास भेजा है। ठीक है, और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, इसको समझने से पहले आपको पहले स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। देखिए, सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ, मैंने केस लगाया, ये है मैंने केस लगाया कि भाई मान लीजिए मैं ए हूं, मैंने बी के खिलाफ केस लगाया कि मुझे इससे 1000 रुपए लेने हैं। ठीक है, मुझे इससे 1000 रुपए लेने हैं। अब बी क्या कर रहा है, ये मैंने प्लेन प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, मैंने प्लेन प्रेजेंट कर दिया। अब बी क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि इसे मुझसे 1000 रुपए लेने हैं, बट मैं सेट ऑफ क्लेम कर रहा हूं, मुझे भी इससे क्या लेने हैं, 500 रुपीज लेने हैं। ठीक है, तो ये तो क्या होता है, सेट ऑफ। ठीक है, ये तो क्या है, होता है सेट ऑफ। तो सेट ऑफ की सिचुएशन में मान लीजिए प्लेन प्रस्तुत किया गया 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, और ये सेट ऑफ जब इसने क्लेम किया, ये क्लेम किया मान लीजिए 2 फरवरी 2024 को। ठीक है, इसने डिफेंस के टाइम पे या कभी भी जब भी टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड सेट ऑफ का, इसने कहा कि सर मैं 500 रुपीज मांगता हूं। तो इस सेट ऑफ के केस में, इस सेट ऑफ के केस में सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाएगा, इस प्लेंट की डेट से। ठीक है, इस प्लेन, क्योंकि इसने इस सूट में क्लेम किया है ना, इस सूट में इसने बोला कि मैं 1000 रुपए चलो मांगता हूं मैं, लेकिन डिफेंस में क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं भी तो इससे 500 रुपए मांगता हूँ। तो ये जो सेट ऑफ का सूट इंस्टीट्यूशन डेट होगी वो 2 फरवरी 2024 ना होकर क्या होगी, 1 जनवरी 2023। आपको समझ में आ गया होगा सेट ऑफ का क्लेम। मैं बताती हूँ सिचुएशन का मेथड, काउंटर क्लेम। ये सीपीसी के ऑर्डर 8 के रूल 6 में बात हुई है सेट ऑफ की, और काउंटर क्लेम की जो बात हुई है वो बात हुई है सीपीसी के ऑर्डर 8 के रूल 6A से 6C। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे सेम चीज है कि ए एंड बी। ए ने सूट इंस्टीट्यूट किया 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, क्या कहा कि मैं बी से 1000 रुपए मांगता हूं। ठीक है, अब बी क्या बोल रहा है, बी काउंटर क्लेम प्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा डेट्स वेट्स को ध्यान में मत रखना, बस ये ध्यान रखना, मतलब टाइम ड्यूरेशंस को वगैरह को ध्यान मत रखना। मान लीजिए इसने काउंटर क्लेम फाइल किया 2 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो क्या मान लिया जाता है, अब ये क्या बोल रहा है काउंटर क्लेम में कि ए भाई तू मुझसे क्या 1000 मांग, मैं तो तुझसे क्या मांग रहा हूं, मैं तुझसे 2000 रुपए मांग रहा हूं। भाई ये क्या कर रहा था, ये तो एज ए तलवार, ठीक है, ये एज अ तलवार चला रहा था काउंटर क्लेम को। इसने क्या बोला कि भाई मैं ढाल के हूं, मैं खुद क्रॉस तलवार चलाऊंगा तेरे ऊपर।
मैं तुझसे 1000 के मांगता हूँ, तू मुझसे 1000 के मांगता है, मैं तुझसे 2000 रुपए मांगता हूँ। तो काउंटर क्लेम के सिचुएशन में क्या होता है? काउंटर क्लेम की सिचुएशन में जिस दिन काउंटर क्लेम लगाया गया है, जिस दिन काउंटर क्लेम लगाया, उस डेट को काउंटर क्लेम का सूट इंस्टीट्यूट मान लिया जाता है। बस इतना याद रखना है कि सेट ऑफ की केस में जिस दिन ओरिजिनल सूट लगाया है, वो डेट इंस्टीट्यूशन की डेट मान ली जाती है। एंड काउंटर क्लेम की सिचुएशन में जिस दिन काउंटर क्लेम लगाया, यहां तो ओरिजिनल सूट की डेट और यहां काउंटर क्लेम की डेट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आ जाइए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए क्या बोल दिया, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट। ठीक है, जो सेट ऑफ होगा और काउंटर क्लेम होगा उसे क्या माना जाएगा? सेपरेट सूट माना जाएगा। और शैल बी डीम्ड, शैल बी डीम्ड टू इंस्टीट्यूटेड, कब सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा? इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। क्या था वो सेम डेट? क्या थी? 1 जनवरी 2023। ओरिजिनल सूट में ही तो सेट ऑफ लगाया गया था, तो ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी लिखा है। ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन 1 January 2023 एंड इन दिस सूट सेट ऑफ इज क्लेम्ड ऑन 1 February 2024। लिमिटेशन पीरियड फॉर सेट ऑफ सूट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 January 2023, नॉट फॉर व्हेन इट इज क्लेम्ड। डन। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? काउंटर क्लेम। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं? मतलब लिमिटेशन पीरियड वर्ड नहीं है, यहां वर्ड है सूट इंस्टीट्यूट फॉर सेट ऑफ। सूट इंस्टीट्यूट फॉर सेट ऑफ विल स्टार्ट फ्रॉम, जो डेट स्टार्ट मान ली जाएगी वो ये, जो स्टार्ट मान ली जाएगी वो मान ली जाएगी कि भाई सूट जो लगा था सेट ऑफ का वो 1 जनवरी 2023 को लग गया था, ना कि जब ये क्लेम किया गया था। फिर बोला इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम, इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम आपको पता ही है, ऑन द डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि कौन से सीपीसी के ऑर्डर 8 के, सीपीसी के ऑर्डर 8 के 6A और 6G जो रूल है उनमें दिया गया है ये। एंड ये सीपीसी के ऑर्डर 8 के रूल 6 में दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए छोटे मोटे मिस्टेक्स जो है, अभी अभी मेरी ये जो नोट्स है वो अभी फाइनल नहीं हुए, अभी जस्ट मैं आप लोगों के लिए बना ही रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत इश्यू आ रहा है। फिर आ जाइए फॉर एग्जाम्पल, काउंटर क्लेम की सिचुएशन में एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन 1 January 2023। दिस सूट काउंटर क्लेम was claimed on 1 February 2024। सूट इंस्टीट्यूट जो माना जाएगा काउंटर क्लेम का वो माना जाएगा 1 फरवरी 2024। ठीक है, देन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हाई कोर्ट में मोशन की रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है। ठीक है, हाई कोर्ट में थ्रू मोशन क्या होता है, हम कुछ एप्लीकेशन लगाते हैं, मतलब थ्रू एप्लीकेशन बाय मोशन। तो अब ये इस जो एप्लीकेशन बाय मोशन है, ठीक है, एप्लीकेशन बाय मोशन है, इसे किस दिन को प्रेजेंट माना जाएगा? किस दिन को प्रेजेंट माना जाएगा? क्योंकि इसका भी कोई टाइम पीरियड होता होगा। तो ये बोल दिया कि एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर, जब हाई कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को वो एप्लीकेशन जो थ्रू मोशन दे दी गई है उस दिन प्रेजेंट की गई है, उस दिन मान लिया जाएगा कि हाँ भाई आपने एप्लीकेशन लगा दी है। अब आ जाइए एडिशनल नोट्स। एक केस है लक्ष्मण सिंह वर्सेस हजारा सिंह। इस केस में क्या कहा था? इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट द सेक्शन पुट्स अ बार ऑन द कोर्ट टू एंटरटेन अ सूट इफ इट इज बाउंड दैट सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। ये क्या करता है? ये कोर्ट पर बार लगाता है एक सूट को एंटरटेन करने से, यदि वो सूट क्या है? बार्ड बाय लिमिटेशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं हम। सूट की सिचुएशन में, सूट जब प्रॉपर ऑफिसर को लगा हुआ, ठीक है, और पॉपर की सिचुएशन में, पॉपर की जब एप्लीकेशन प्रेजेंट हुई हो, ठीक है, सेट ऑफ की सिचुएशन में जिस दिन ओरिजिनल सूट लगा हो, एंड काउंटर क्लेम की सिचुएशन में जिस दिन काउंटर क्लेम लगा हो, एंड
एप्लीकेशन बाय मोशन की सिचुएशन में जिस दिन एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई हो किसे, प्रॉपर ऑफिसर को। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 क्या बात करता है? सेक्शन 4 बात करता है एक्सपायरी ऑफ पीरियड, प्रेस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। कि मान लीजिए मेरा जो लिमिटेशन का टाइम था सूट लगाने का, वो खत्म हो रहा है 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को मेरा सूट लगाने का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है। क्या हुआ, 1 जनवरी 2023 को, मैं बहुत आलसी हूँ, मैंने सोचा चलो अभी टाइम है, मैं गई 1 जनवरी 2023 को कोर्ट में। मेरी किस्मत खराब, वो उस दिन क्या था, कोर्ट बंद। अब मैं सोचूंगी मैं यार मैं इतना टाइम लगाया, इससे अच्छा मैं 30 तारीख को ही आ जाती, 31 दिसंबर को ही आ जाती। तो क्या हुआ, तो ये सेक्शन आपको बता बोल रहा है कि कोई बात नहीं भाई, आपका टाइम तो था ना। हमारा मकसद कभी भी आपका नुकसान करवाना नहीं है। आप 1 तारीख को आ गए, चलो टाइम ड्यूरेशन के टाइम तो आ गए, जो विद इन टाइम लिमिट्स तो आप आ गए हो, तो इस दिन कोर्ट बंद है, कोई बात नहीं, जिस दिन कोर्ट ओपन होगा तब लगा देना। ठीक है, जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा तब आप लगा दीजिएगा। और मान लीजिए ये कोर्ट जनरली बंद होते हैं 4 बजे। कोई ऐसी सिचुएशन थी लाइक किसी का रिटायरमेंट होगा, ठीक है, या कोई भी सेरेमनी टाइप होगी, तो क्या हुआ, 4 बजे की जगह ये कोर्ट बंद हो गए 2 बजे। तो कोई बात नहीं, 2 बजे भी बंद हो गया तो भी मान लिया जाएगा कि हाँ ठीक है, कोर्ट पूरे दिन क्लोज था। पढ़ लेते हैं सेक्शन 4। व्हेन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। जिस दिन लगाई जा रही है उस दिन क्या है, कोर्ट क्लोज है। तो द सूट, अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड, प्रिफर्ड और मेड। आप कभी भी एग्जाम में ये 3 वर्ड्स लिखकर आएंगे एक साथ। सब इंस्टीट्यूटेड इंस्टीट्यूटेड लिख देते हैं, नहीं भाई, 3 वर्ड है। सूट के लिए इंस्टीट्यूट है, अपील के लिए प्रिफर्ड है और एप्लीकेशन के लिए मेड है। तो एप्लीकेशन में भी द सूट अपील एप्लीकेशन में भी इंस्टीट्यूटेड, प्रिफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन। जब भी कोर्ट खुलेगा आप क्या करिए, आप आ जाइए। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है, कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज ऑन डे within the meaning of this section if during any part of its normal working hours it remains closed। ठीक है, मान ली मैंने बताया था 4 की जगह 2 बजे बंद हो गया, तो मान लीजिएगा 1 जनवरी को क्या था, पूरी तरीके से वो कोर्ट क्या था, बंद था। समझ में आ गया होगा आपको सेक्शन 4। अब बात करते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 5 अभी हमने बोला कि बार बाय लिमिटेशन हो जाएगा। बार बाय मतलब आपने विद इन टाइम पीरियड नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, अब आप सूट नहीं लगा सकते। लेकिन किसी की मजबूरी भी तो हो सकती है, कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। तो यही बात कहता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 5, सफिशियंट कॉज। क्या बात करता है, सफिशियंट कॉज। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, द पार्टी सीकिंग एक्सटेंशन, द पार्टी सीकिंग एक्सटेंशन मस्ट सेटिस्फाई द कोर्ट दैट ही हैड सफिशियंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द सूट, अपील, रिवीजन और ऑब्जेक्शन विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। की सर मैं ये अपील, रिवीजन, ये सूट, ये सारी चीजें एप्लीकेशन नहीं लगा पाया, आप मुझे सफिशियंट कॉज पर क्या कर दीजिए प्लीज, ये जो लिमिटेशन पीरियड है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दीजिए। फिर यहाँ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट आर सफिशिएंट कॉज फॉर हैविंग कंटिन्यूएशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, आ जाइए सेक्शन 5 क्या बोलता है, देखिए क्या लिखा। और सेक्शन 5 आपको याद रखना है किस पे अप्लाई होता है, सफिशिएंट कॉज, लाइक आपको जो एक्सटेंशन का टाइम मिलेगा, यदि आप विद इन टाइम लिमिट्स नहीं आ पाए तो आपको जो एक्सटेंशन का टाइम मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ अपील में और सिर्फ एप्लीकेशंस में। यहाँ पे सूट वर्ड लिखा हुआ नहीं है। और ये एप्लीकेशन भी कौन, मतलब आप ये मान लीजिए जो बड़ी बड़ी चीजें होती है, लाइक सूट एक बड़ी चीज है, अपील एप्लीकेशन तो सूट्स के पार्ट है, और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन एक बड़ी चीज है। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन क्या है, एक बड़ी चीज है। इनसे जो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ना, सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, इस पर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इस पर सफिशिएंट कॉज वॉज की बातें नहीं होती है, आपको ये विद इन टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन सूट के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, आगे फर्दर बताऊंगी कि सूट के लिए एक्सटेंशन के लिए एक प्रोविजन कहाँ लिया गया है। पढ़ते हैं, एनी अपील
और एप्लीकेशन, लेकिन कौन सी एप्लीकेशन नहीं, अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21, लाइक 21 मीन्स एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है उसको छोड़कर, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, प्रेस्क्राइब पीरियड के बाद में भी क्या किया जा सकता है, उसको एडमिट किया जाता है if the appellant or applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. समझ में आ गया होगा। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप इस एक्सप्लेनेशन को पूरा एग्जॉस्टिव मत मान लेना, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि कोई अपीलेंट या एप्लीकेंट वो क्या हो गया, मिसलीड हो गया किसी भी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट से। अब ऐसा तो नहीं कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन ही है, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि हाई कोर्ट के कोई ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट से क्या हो गया, मिसलीड हो गया इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, प्रेस्क्राइब पीरियड को असर्टेन करने में, तो ये भी क्या है, एक तरीके का सफिशिएंट कॉज है। अब आप इसको एग्जॉस्टिव मत मान लेना, ये किसी भी कोर्ट के बारे में हो सकता है। हम पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन क्या हो जाता है, मिसलीड हो जाता है, मिसगाइड हो जाता है कोई भी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ किसी भी कोर्ट के, कि यार मेरा पीरियड तो इससे, मेरा प्रेस्क्राइब पीरियड तो इस टाइम से कैलकुलेट होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हाई कोर्ट, तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया, और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, जस्ट एन एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैंने बोला सफिशिएंट कॉज, तो व्हाट इज सफिशिएंट कॉज, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, द टर्म सफिशिएंट कॉज हैज nowhere defined in the act. It could differ from case to case, कि कहीं पे सफिशिएंट कॉज को क्या किया गया है, कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ये डिफर करता है केस टू केस। ठीक है, कैसे डिफर करता है, ये केस टू केस डिफर करता है। अब एक केस था आशीष कुमार हजारा वर्सेस रूबी पार्क हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। इस केस में क्या कहा था, इट इज द बाइंडिंग ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू एंश्योर द वैल्यूएबल राइट टू स्यू शुड नॉट बी डिफेडेड। भाई ये किसकी ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है कि एक पर्सन का वैल्यूएबल राइट है, स्यू, राइट टू स्यू, उसको वो हारे ना, उसको वो डिफीट ना हो, यदि वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई मैं क्यों विद इन टाइम में वो जो प्रोसीजर, जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट नहीं कर पाया, क्यों विद इन टाइम में मैं जो प्रोसीडिंग्स है उन्हें इनिशिएट नहीं कर पाया। एक केस था एन बालकृष्णन वर्सेस एम कृष्णमूर्ति। इस केस में कहा था ड्यूरेशन ऑफ डिले डज नॉट मैटर, ड्यूरेशन ऑफ डिले मैटर नहीं करता, प्रॉपर रीजनिंग मैटर करती है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं सफिशिएंट कॉज के, बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इलनेस ऑफ पार्टी, डेथ ऑफ काउंसिल, पर्सन इज इन इम्प्रिजनमेंट, ये क्या है, एक तरीके के एग्जाम्पल है सफिशिएंट कॉज के। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ को आप लोगों को पता ही है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट चल सकता है लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ को कोई एक्सक्यूज नहीं, आप ये नहीं बोल सकते मुझे तो इस लॉ के बारे में पता नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकते। फिर क्या बोला, इफ नेग्लेक्ट और नेग्लिजेंस, कोई एक्सक्यूज नहीं है, पोवर्टी इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड, भाई आप गरीब हो तो आप एप्लीकेशन लगा दो एज ए पॉपर फाइल करने की, तो पोवर्टी कोई ग्राउंड नहीं है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर हावर में क्या कहा था कि इट वाज हेल्ड सेक्शन 5 इज नॉट अ राइट, भाई ये कोई आपका राइट नहीं है, पर्सन जा जाके राइट के तौर पे क्लेम नहीं कर सकता, मुझे सेक्शन 5 में क्या दे दो, एक्सटेंशन दे दो, ये क्या है, एक तरीके का रिलीफ है, और ये रिलीफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, मर्जी से नहीं मांग रहे, आप कोर्ट को सेटिस्फाई करोगे कि भाई हमने वाकई कोई रीजन ऐसा था हमारा कि हम नहीं लगा पाए। सेक्शन 5 ओनली, मैंने अभी पहले भी बता दिया कि सेक्शन 5 ओनली अप्लाइज ऑन अपील्स एंड एप्लीकेशन, नॉट ऑन सूट्स, और ये एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन है आपको पता ही है, एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आपको मैंने कहा एग्जीक्यूशन, तो आपको मैंने कहा कि अपील और एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन पे सेक्शन 5 अप्लाई होता है, तो सूट का एक्सटेंशन, सूट के पीरियड के लिए एक्सटेंशन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सीपीसी। सीपीसी में ऑर्डर 7 रूल 6 बताता है, परमिट करता है, permits the plaintiff exemption from litigation where a suit is instituted after the expiration of the prescribed period, कि सूट यदि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड यदि फाइल किया गया है
तो क्या दिया जाता है ऑर्डर 7 रूल 6 में बता दिया, आप सफिशिएंट कॉज के साथ में जाकर आप क्या बोल सकते हो, कोर्ट से एग्जेम्पशन मांग सकते हो कि भाई आप प्लीज एक्सटेंशन कर दीजिए। अब आइए, टू ग्रांट कंडोनेशन इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी, तो ग्रांट कंडोनेशन क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। बट द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पार्टी हु इज प्रेइंग फॉर कंडोनेशन दैट ही कम विथ क्लीन हैंड। ये वो क्या है, वो क्लीन हैंड से आया है और उसके पार्ट पर कोई नेग्लिजेंस नहीं है। आई होप आपको ये सेक्शन 3, 4, 5 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि तो कुछ भी आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड यदि आपको कोई किसी भी हैंड रिटन नोट्स या ये टाइप्ड नोट्स सारे लिमिटेशन के यदि आपको बाय करने हैं, आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।